साथियों को अनुसर का सुप्रभात। साथियों, रेडियो एक्टिविटी टॉपिक मैंने कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स और ट्रिक्स फार्मूले आपको बताए, वो सिर्फ इसलिए कि आप उनको याद कर लें, उनको लिख लीजिए और वो आपके बहुत ही काम आएंगे। क्योंकि पेपर में दो क्वेश्चन तो मान के चलिए रेडियो एक्टिविटी दे देता है, तो रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर के आया हूं, तो इन क्वेश्चंस को आप लगाइएगा। मैं इनका सॉल्यूशन के साथ आपको आंसर डाल रहा हूं, यानी कि इन क्वेश्चंस के जवाब दे रहा हूं। कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता जाऊंगा क्योंकि सब थोड़ी सी प्रैक्टिस आप भी करेंगे। मैं तो आंसर बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन जब मेथड्स आपको पता होंगे, डिटेल आपको पता होगी, तो इजीली आप आंसर भी निकालेंगे, आप मेहनत भी थोड़ी सी करेंगे। क्योंकि एकदम डायरेक्ट जब आंसर पता लग जाता है तो इंसान को लगता है यार आता है, सब कर लेंगे, लेकिन जब आंसर कैलकुलेट करना होता है तो कॉन्फिडेंस पैदा होता है। तो वो कॉन्फिडेंस मैं आपके अंदर चाहता हूं। तो आइए कोशिश कर लेते हैं थोड़े क्वेश्चंस करने की, जैसे मल्टीपल चॉइस बढ़िया क्वेश्चंस जो पीजीटी के लेवल के क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ एक आध क्वेश्चंस जो ऐसे हैं जो कभी कभी इजी भी आ जाते हैं, तो ऐसे सब मिले जुले क्वेश्चंस की मैंने एक जो है मेरे पास क्वेश्चंस का कलेक्शन है, उनमें से मैंने कुछ सेलेक्ट कर लिए हैं, तो उन्हीं क्वेश्चंस को मैं आपके पास भेज रहा हूँ। देखिए साथियों, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर मैंने कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं वो डाल रखे हैं। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखिएगा, ये मेरी स्क्रीन पर हैं और इस स्क्रीन में मैंने कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से दिखाए हुए हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि ये रेडियो एक्टिविटी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस है साथियों। इनको लगाना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। कुछ क्वेश्चन सरल भी होते हैं, कुछ कठिन भी होते हैं, तो मिले जुले क्वेश्चंस की एक मैंने स्नैप ली है, तो इसको मैं आपको स्कैन किया हुआ है, इसको डिस्कसन करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है वो मैं देखता हूँ। मैं आपको पहले पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। पेन थोड़ा थिकनेस ज़्यादा है इस पेन की, इसको डाउन कर देता हूँ, है ना। और कलर भी थोड़ा सा, चलिए यही कलर ले लेते हैं, यही ले लेते हैं, दिखेगा आपको, दिखेगा इजीली दिखेगा। तो इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। अब क्या करना है कि सबसे पहला क्वेश्चन जो है देखते हैं, पिकअप द फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स स्टेटमेंट को पिकअप करना है, तो फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा? भाई नेचुरल रेडियो एक्टिविटी किसने डिस्कवर की? हेनरी, ये तो सही है। अल्फा पार्टिकल इज डब्ल्यू एंड हीलियम आयन, ये भी सही है। तो जब दो सही हो गए तो इसका मतलब द रिलेशनशिप बिटवीन द इंटर कन्वर्जन ऑफ द मास एनर्जी गिवन बाय द आइंस्टीन ने दिया था। इसका मतलब है इसमें से कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, यानी फॉल्स, यानी कि सभी स्टेटमेंट सही हैं ऊपर के, नन इज फॉल्स, यानी चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं, इनको ढूंढने में आपको दिक्कत होगी, सरल आपको जरूर लग रहे होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन जब आप कलेक्ट करेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ी हेडेक हो जाएगी, क्योंकि ये सब चीज़ें इकट्ठी नहीं मिल पाती। फर्स्ट आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड एलिमेंट आपको बता दें, एटॉमिक नंबर 43 है, मुझे याद है, और एटॉमिक नंबर 43 टेक्नीनियम का होता है। तो टेक्नीनियम जो होता है, या टेक्नीटियम बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यानी TC होता है, सिंपल सी बात ये है। तो फर्स्ट आंसर इसका सही होगा। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। फिर वही क्वेश्चन आ गया, ऐसे क्वेश्चन दिक्कत करते हैं। ऑल द एक्टिनोइड्स आर रेडियो एक्टिव, होते हैं, बिल्कुल होते हैं, सभी रेडियो एक्टिव होते हैं, पढ़ा होगा आपने, पढ़ाते भी होंगे आप। यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्यूरी, ये भी सही है यार, दो सही हो गए, तो अब तो नीचे ऑप्शन ही बचा। तीसरा तो मैं नहीं पढ़ूं तो अच्छी बात है, क्योंकि कारण ये कि नीचे जब दो सही हो गए तो फिर दो वाला ऑप्शन नहीं, ऑप्शन तो एक ही सही होगा, तो नीचे वाला पढ़ लीजिएगा। फिलहाल द डिवाइस यूज्ड बाय द मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज GM काउंटर मूलर मेथड, आपको याद होगा, उन्होंने ही दिया था। तो अब द इनस्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस इज ड्यू टू, अब ये बताओ कोई भी न्यूक्लियस स्टेबल कब होता है? जब N/P रेशियो क्या होता है? 1 होता है। जब N/P रेशियो 1 होगा तभी तो स्टेबल होगा, और जब N/P रेशियो लो हो या हाई हो तो इसका मतलब मान लीजिएगा कि वो अनस्टेबल है। तो इस आंसर क्या होगा मैं बताता हूं आपको, पहले मेरी थोड़ी थ्योरी सुन लीजिए। थ्योरी है कि न्यूक्लियस विल बी अनस्टेबल इफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन रेशियो इज लो और N/P, मतलब जो मैंने बात पहले बोली उसी को मैंने अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिख दी। तो लो हाई, यानी कि अब यहां देखिए हाई प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मतलब नहीं होता, यानी आंसर ये वाला पहला नहीं हो सकता है इसका आंसर। अब दूसरा ढूंढते हैं, हाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशियो, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आंसर पहले बोला, मैंने बताई थी ट्रिक, पहले दिमाग में आंसर लाइए, यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन रेशियो या तो लो हो जाना चाहिए या फिर हाई हो जाना चाहिए। तो हाई इलेक्ट्रॉन मतलब नहीं, इलेक्ट्रॉन वाले तो सब काट ही दो, जहां जहां इलेक्ट्रॉन है ये भी कट कर दो, ये भी कट कर दो। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, लो प्रोटॉन न्यूट्रॉन रेशियो, लो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, तो फिर आंसर क्या? तीसरा ही तो बचा हमारे पास, आंसर तीसरा सही होना चाहिए।
क्योंकि अपने दिमाग में आंसर सोचिए, पिक अप द ट्रू स्टेटमेंट, बीटा रेज आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इजेक्टिंग। आप जानते हैं कि बीटा रेज आर द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यूरेनियम इज यूज्ड फॉर ए फ्यूल, ये भी होता है। तो अल्फा पार्टिकल्स ये भी है, तो इसका मतलब इसमें भी ऑल ही आंसर आना चाहिए। बढ़िया क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस सरल भी नहीं है, क्वेश्चन कठिन भी नहीं है, क्वेश्चन ठीक है, अच्छे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ये तो दुनिया जानती है कि क्यूरी, रदरफोर्ड, बैक्यूरेल, यही तो एक ही यूनिट बची जो इसकी नहीं हो सकती है, और उस यूनिट का नाम हो सकता है, आप जान के अपने आप बता सकते हैं, शायद आप नाम इसका जान चुके होंगे कि इसका नाम क्या है, बताइए ना, टेस्ला है ना, ठीक है, वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू डिके बाई क्या है, पॉजिट्रॉन इमिशन, यानी पॉजिट्रॉन इमिशन किस में से निकलता है, तो मैं आपको बता दूं, अगर n/p रेशियो 3/2 है तो इसका मतलब है ये लेस देन 1 हो जाएगा, और n/p रेशियो लेस देन 1 किस में आएगा, यही आपको निकालना पड़ेगा भाई। ये अगर रेशियो आप निकाल पाएंगे तभी आंसर निकाल पाएंगे, तो ये आंसर आप निकाल लीजिए। और इसमें मेरे अनुसार जो आंसर है n/p रेशियो, भाई n/p रेशियो पहले वाले में निकालो, पहले वाले में न्यूट्रॉन कितने निकल के आएंगे, 8 निकल के आएंगे, और जो प्रोटॉन कितने निकल के आएंगे, 6 निकल आएंगे। तो n/p रेशियो कितना, 8/6, यानी 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, है ना। और इसका मतलब है कि इसमें भी भाई ऊपर वैल्यू जहाँ ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा ही आंसर आएगा, जहाँ ऊपर वैल्यू में कम वेरिएशन है वहाँ दिक्कत हो सकती है। तो अब देखो ऊपर 8/5 है, तो 8 में से पहले 3 में से 1 घटाओ 2, ये भी नहीं आ सकता, यानी मेरे हिसाब से आंसर फिर 4th होना चाहिए। तो इस सीधी से इसके लिए आप जवाब मेरा सुन लीजिए, जवाब एग्जैक्ट यही है कि अगर n/p रेशियो कम हो जाए, लेस देन 1 हो जाए, तो मान लीजिएगा कि इसमें से पॉजिट्रॉन ही निकलेगा। अब इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि 13 एल्यूमिनियम 27 है, हाँ 13 एल्यूमिनियम 27 इज स्टेबल आइसोटोप, ठीक है। 13 एल्यूमिनियम एक्सपेक्टेड टू डिसइंटीग्रेटेड बाई, अब ये बताओ कि जो एल्यूमिनियम है इसमें से कौन सी चीज इसमें से इमिट होगी। तो पहले आपको थोड़ा सा दिमाग ये लगाना पड़ेगा कि n/p रेशियो किसका गड़बड़ा रहा है। भाई n/p रेशियो जो होता है वही इंडिकेट करेगा अनस्टेबल है स्टेबल है। तो अगर आप पहले वाले में आंसर देखिए तो n/p रेशियो निकाल लीजिएगा, यानी 13 दूनी 26 लगभग 1 के बराबर ही आ जाएगा, तो दूसरा वाला ही फिर आंसर सही होगा, क्योंकि इसी की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो सकती है। भाई अगर आपको आंसर इसका कैलकुलेट करना नहीं साहब, आप क्या बता रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं 27 में से 13 घटाइए तो कितना बचा, 7 में 4 यानी कि 14 बचा, 14/13, तो लगभग 1 पॉइंट समथिंग कुछ जाएगा ये आंसर, है ना। और यहाँ पर देखो 29 का देख लीजिए, 29 में से आप घटाइए 13, तो जब 13 घटाएंगे तो 16 हो जाएगा, तो 16 को अगर 13 से डिवाइड करें तो वैल्यू ज़्यादा आएगी, तो इसका मतलब है फिर प्रोटॉन अनस्टेबल वही होगा, और अनस्टेबल जब वही होगा तो इसका मतलब है डिसइंटीग्रेशन उसी में से होगा। अब इसका मीनिंग क्या है कि बीटा इमिशन भी करना है ना, मतलब आपको बीटा इमिशन ही करना है। तो बीटा इमिशन का मतलब हुआ क्या, प्रोटॉन का भाई जो नीचे एटॉमिक नंबर है 1 यूनिट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जबकि ऊपर जो होता है वो रेशियो सेम रहता है। तो इसका मतलब हुआ कि ये इतना हाई, भाई इसमें से हम लोग एक इलेक्ट्रॉन ही तो निकाल पाएंगे, तो मीन्स ये हुआ कि ये बीटा इमिशन है। तो बीटा इमिशन में अब 2 ऑप्शन आपके सामने आ गए, पॉजिटिव बीटा इमिशन और नेगेटिव बीटा इमिशन। तो यहाँ मैं आपको ये जानकारी दे देता हूँ कि अगर 16 और 13, भाई आपने क्या देखा है यहाँ पर कि अगर इसको हम लोग ये देख लें कि यहाँ पर मान लीजिए हमने 29 और 13 का जो रेशियो निकाला था, वो रेशियो क्या था वो देख लेते हैं। यानी वो रेशियो था 16, पहले वाले में क्या था 16, दूसरे वाले में 16 आया था, और पहले वाले में आया था हमारा कितना था, पहले वाले में आया जाएगा हमारा, यानी कि अगर हम इनका n/p रेशियो निकालें तो n/p रेशियो इन दोनों में आ जाएगा, पहले वाले में 16 और हाँ 16 सॉरी इसमें 16 और 13 वही 16 13, ये 16 13 का रेशियो 13 1 कम 13 हो गया, और अब 13 दूनी 26 यानी कि 1.2 के आसपास जाना चाहिए, 13 यानी कि 13 कम 13 30 बचा, 13 हाँ ठीक 1.2 के आसपास जाना चाहिए। और 1.2 जब जाएगा तो इसका मतलब है इसमें से एक नेगेटिव पार्टिकल ही इमिट हो सकता है, पॉजिटिव नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव में फिर 1 यूनिट बढ़ेगा नहीं, प्रोटॉन का नंबर बढ़ेगा नहीं,
है ना, प्रोटॉन का नंबर हमें घटाना पड़ेगा, तो इसलिए फिर मेरे हिसाब से आंसर, आप भी अपना एक नज़रिया रखिएगा। मेरे पास इसकी आंसर सीट अभी नहीं है, लेकिन मैं फिलहाल चेक कर दूंगा। मुझे थोड़ा सा इस पर डाउट भी लग रहा है, लेकिन आप भी एक बार अपन करिएगा इसको। पिक अप द फॉल्स स्टेटमेंट, इमिशन ऑफ द अल्फा पार्टिकल फॉलोड बाय द इजेक्ट ऑफ द 2 बीटा पार्टिकल्स फ्रॉम द अनस्टेबल न्यूक्लियस प्रोड्यूसेस आइसोटोप्स प्रेजेंट एलिमेंट। यानी कि इसमें से आपको फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है। तो फॉल्स स्टेटमेंट इसमें से कौन सा हो सकता है, यानी कि अब हम देखें कि इमिशन ऑफ एन अल्फा पार्टिकल बाय द इजेक्शन ऑफ 2, ये तो पहला तो सही हो गया। इन द एटॉमिक बम लार्ज एनर्जी रिलीज ड्यू टू द, ये भी सही हो गया। तो इसका मतलब मुझे लगता है कि जब 2 सही हो गए फिर चौथा ही ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि तीसरा और कुछ ऐसा है नहीं। और ये क्वेश्चन जो आपके सामने पड़ा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ द एलिमेंट ऑफ द एटॉमिक नंबर 84 एंड द मास नंबर रेडियो एक्टिव एलिमेंट इमिट अल्फा पार्टिकल्स, द रेजिडुअल एटम आफ्टर चेंज द हैज़ द वैल्यू ऑफ द एटॉमिक नंबर दे रखी है, ये वैल्यूज दे रखी हैं, ठीक है। अब इसमें आपको करना क्या है वो भी मैं देख लेता हूँ, आगे क्वेश्चन है तो नहीं, पहले ये भी देखूँ, हाँ नहीं है, आगे नहीं, क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो रहा है। तो द एलिमेंट, अब इसमें से करना क्या है, आफ्टर चेंज हैज़ द वैल्यू, क्या चेंज, एटॉमिक नंबर कितना बदल जाएगा। अरे यार इतना सरल क्वेश्चन में इतना दिमाग लगा दिया, क्यों लगा दिया भाई। अल्फा पार्टिकल निकालो, एटॉमिक नंबर में 2 यूनिट की कमी, मास नंबर में 4 यूनिट की कमी हो जाएगी, यानी एटॉमिक नंबर 2 यूनिट घटा दीजिए तो 199 है, कितना है, हाँ 199 है, 199 में से 2 घटाइए, 4 घटाइए 195 हो जाएगा, और नीचे 82 हो जाएगा, है ना, कितना 82 हो जाएगा। तो इसमें तो यार कुछ सोचना ही नहीं था, ज़्यादा ही दिमाग लगा दिया कुछ, है ना। मेरे हिसाब से फिर आंसर कौन सा, 1 आ जाना चाहिए। चलिए ठीक है, 10 क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग आ जाते हैं, ये क्वेश्चन बढ़िया है, आप ये ना समझिएगा, हल्के में ना ले लीजिएगा इन क्वेश्चंस को। सक्सेसिव इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एंड 2 बीटा पार्टिकल्स ऑफ एटम्स रिजल्ट, अरे यार कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो जब जैसे ही निकलते हैं, कभी भी डाटर बनता है, डाटर एलिमेंट जो बनता है वो पेरेंट एलिमेंट का हमेशा आइसोटोप, ये तो पढ़ाया भी होगा आप लोगों ने और पढ़ा भी होगा, तो ये आइसोटोप सही कर लीजिए। पिकअप द फॉल्स स्टेटमेंट, ये दोनों आइसोबार हैं, ये दोनों एक दूसरे के एज ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स, पिकअप द फॉल्स, तो आइसोबार है, पहला सही है। द 614 इज यूज्ड फाइंडिंग द, ये भी सही है। रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग टेक्निक वॉज डिस्कवर्ड बाई विलियम लेवी और नन ऑफ द फॉल्स, तो इसका मतलब 12 में जो है, फिर मुझे लग रहा है कि भाई कार्बन डेटिंग जो थी, जो रेडियो एक्टिव नेचुरल आर्टिफिशियल थी, वो तो बैक्यूरल ने दी थी, लेकिन ये लेवी ने ही दी थी, ये मुझे भी अनुमान है, और जहाँ तक उम्मीद है ये आंसर सही है, तो फिर इसका मतलब 4th ही आंसर इसका सही आना चाहिए। इफ अ रेडियोएक्टिव आइसोटोप वाज एटॉमिक नंबर ए, मास नंबर ए, अल्फा पार्टिकल, देन द मास, ये आप कर लीजिएगा, इसमें आपको दिमाग लगाना है, मैं नहीं ये क्वेश्चन करूंगा क्योंकि था बहुत सरल क्वेश्चन। करेक्ट स्टेटमेंट इज, मैंने ये पढ़ाया था, कार्बन 60 इज कैंसर आइसोथेरेपी, यानी कैंसर थेरेपी, यानी 14 में है, तो इसका मतलब है 60, मैंने लिखा था लास्ट में, अल्फा पार्टिकल, गामा रेज एंड एक्स रेज आर मोस्ट सिमिलर रेडिएशंस, ठीक है, लगभग बराबर होती है। पॉजिट्रॉन हैज़, ये भी सही है, तो इसका मतलब फिर आंसर तो मेरे हिसाब से चौथा, इसमें लगभग हमें लग रहा है इस वाले सैम्पल पेपर में सब चौथा ही सही जा रहा है। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, अरे यार अभी तो करा था, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी जो थी वो किसने डिस्कवर की थी, रेडियो एक्टिविटी आर्टिफिशियल डिस्कवरी जो जाती है वो मेरे हिसाब से तो फिर रदरफोर्ड को नहीं, सीवर्क, आइंस्टीन, यानी कि इसमें से तो फिर क्यूरी को जानी चाहिए, आयरन क्यूरी और जूलियट क्यूरी, हाँ ठीक है, ये ऑप्शन होना चाहिए, 4th होना चाहिए। जरा पहला वाला क्वेश्चन देखें, थोड़ा उसमें आपको हो सकता है कन्फ्यूज़न लगा हो कि नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, हाँ ठीक, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर हेनरी बैक्यूरेल ने की थी, और आर्टिफिशियल जो थी वो आपकी किसने की थी, आयरन क्यूरी और जूलियट क्यूरी ने की थी। तो अब पिकअप द फिर फॉल्स स्टेटमेंट, ऐसे क्वेश्चन परेशान बहुत करते हैं और कोई बात नहीं। अल्फा पार्टिकल्स गिव ऑफ द रेडियम और हीलियम न्यूक्लियस, भाई अल्फा पार्टिकल मेरे हिसाब से तो न्यूक्लियस हीलियम होते ही होते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अल्फा रेज पजेस मैक्सिमम का, ये भी होता है अल्फा रेज, तो इसका मतलब इसमें चौथा ही लगा लीजिए आप, फिर लगा लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द एलिमेंट्स इज फिजन प्रोडक्ट ऑफ द बम्बार्डिंग, तो भैया फिजन करा लो। यूरेनियम 235 का जो था, मुझे याद है कि 12th क्लास में ISC बोर्ड में मैंने पढ़ाया था कभी, इसका आंसर मेरे हिसाब से तो फिर बेरियम और क्रिप्टन आना चाहिए, यानी ये मुझे पढ़ाया हुआ याद है इसलिए मैं बोल रहा हूँ।
फिलहाल इसका यूरेनियम की जो इक्वेशन है वो इक्वेशन 92 यूरेनियम 232 और 2 अल्फा पार्टिकल्स पे बम्बार्ड करा दीजिएगा। जब बम्बार्डिंग कराएंगे तो यानी कि बेरिलियम 56 वाला बनेगा और क्रिप्टन 36 वाला बनेगा। ये बात याद रखिएगा, ये न्यूक्लियर फिजन की रिएक्शन मानी जाती है। ऑन बम्बार्डिंग 7 नाइट्रोजन 14 विद अल्फा पार्टिकल द न्यूक्लियर विल प्रोडक्ट फॉर्म, ये तो आप करिएगा, ये बहुत ईजी क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ। द रेडियो एक्टिविटी ऑफ कार्बन 14, इसकी जो हाफ लाइफ है वो दे रखी है, यानी हाफ लाइफ कितनी 6000 साल दे रखी है ना, तो 6000 साल हाफ लाइफ हो गई। चलिए ठीक, समझ में आ गया हमें। तो अब क्या कह रहा है कि द सैंपल ऑफ वुड फॉर्म फ्रॉम एंशिएंट यानी कि वुड फ्रॉम द एंशिएंट टॉम्ब वॉज फाउंड टू बी नियरली हाफ दैट ऑफ द फ्रेश वुड। द टॉम्ब इज देयरफॉर अबाउट, कितने साल पुराना होगा। तो बच्चों साथियों आपको मैं ये बता दूं कि हाफ लाइफ दे रखी, तो इसका पहले आपको क्या करना पड़ेगा, n निकालना पड़ेगा। मैंने आपको फार्मूला एक पढ़ाया था, मैं यहीं पर सॉल्व कर दे रहा हूँ, यहाँ नीचे जगह है। फार्मूला आपको मैंने पढ़ाया था n इज इक्वल टू एन नॉट ब्रैकेट में 1/2 की पावर n। याद करिए, मेरे फार्मूले वाली वीडियो पे जाइएगा, आपको यहाँ n निकालना पड़ेगा। अब n कैसे निकलेगा मैं आपको बता देता हूँ। हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग ये कर लेते हैं कि ऐसा करें कि n, इसको थोड़ा सा मेथड इसका चेंज करें कि कैसे निकालें इसके, यानी कि अगर हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ के दोबारा समझ। द रेडियो एक्टिविटी ड्यू टू द हाफ लाइफ इतना दे रखा है, द सैंपल ऑफ वुड फ्रॉम द एंशिएंट वाज टू नियरली हाफ, यानी कि ये हाफ हो जाए तो n/n0 इज इक्वल टू हाफ की पावर n, ये वैल्यू भी हाफ हो जाए तो भाई इनिशियल 1 है, बाद में 1/2, तो ये वैल्यू भी अगर हाफ हो गई तो इसका मतलब हुआ कि n की वैल्यू आपके लिए कितनी आ गई, n की वैल्यू आपके लिए आ जाती है 1। जब n की वैल्यू 1 आ गई तो हाफ लाइफ इज इक्वल टू होता है, हाफ लाइफ इज इक्वल टू होता है n इंटू, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा गलत कर गया, अभी मैं सही करता हूँ। यानी कि आपने फार्मूला याद रखा होगा, मैंने लिखवाया था टाउ, यानी कि टाइम इज इक्वल टू टी हाफ इंटू एन होता है, क्योंकि एन अपॉन मैंने लिखा था टी अपॉन टी हाफ, तो टी हाफ इसका है 6000 साल और गुणा 1, मतलब आंसर इसका 6000 आना चाहिए। है कोई ऑप्शन देखिए, हाँ 6000 ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन सही होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, लगा के जरूर देखिएगा। पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट, मुझे तो यार पूरा पेपर लगाया तो उसमें यही दिखाई दिया कि चौथा ही हर बार सही है, इसको भी देख लेते हैं यार। इन द न्यूक्लियर रिएक्टर ग्रेफाइट यूज होता है, रेडियो एक्टिव डीके फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ये भी सही। अरे तो फिर इसमें भी लगाई चौथा, हमें लग रहा है इस पूरे सैंपल पेपर में चौथा ही रहा। डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट ऑफ द रेडियो एक्टिव आइसोटोप, ये क्वेश्चन पूरा नहीं आ पाया है, खैर कोई बात नहीं कि आप 20 क्वेश्चन मैंने इसमें करा दिए, तो इन 20 क्वेश्चंस को आप लगाइए, आपको अच्छा लगेगा, आपको महसूस होगा कि आपने कुछ क्वेश्चंस किए। क्वेश्चन का लेवल बढ़िया है, क्वेश्चन का लेवल ख़राब नहीं, क्वेश्चन अधिकतर इसी कैटेगरी के आपके एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो आपने ये क्वेश्चंस लगाए, मैंने आपको इसमें सपोर्ट किया, आपको कैसा लगा ये क्वेश्चन पैटर्न, इसको भी बताइएगा। और इसके आगे कंटिन्यूएशन में मैं कुछ क्वेश्चन अभी आपको और लगा रहा हूँ, उनको भी देखते रहिए। दोस्तों नमस्कार, फिर मैं कंटिन्यूएशन में आ गया हूं और इन क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं। जैसा कि मैंने अभी कहा कि क्वेश्चंस हम लगातार कंटिन्यू डिस्कशन करेंगे आपसे, तो इस डिस्कशन में सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं और ये क्वेश्चन है द नंबर 28 20 50। मुझे तो याद आ गया कि मुझे तो याद है कि ये मैजिक नंबर है और आप लोग भी याद कर लीजिए। पीजीटी का आया हुआ क्वेश्चन है, यानी इसके आगे मैं धीरे से पीजीटी लिख देता हूँ। तो ये पीजीटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना गया है, ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में, अक्सर पूछ लिया जाता है कि भाई ये बताओ ये मैजिक नंबर कौन से होते हैं, या मैजिक नंबर याद कर लीजिए आप लोग। तो इसका आंसर फिर सेकंड हो जाना चाहिए, ठीक है ना। इस तरीके से अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं, द एलिमेंट्स हैविंग द इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। अगर इवन नंबर होंगे प्रोटॉन तो इसका मतलब है कि मोर स्टेबल हो जाएगी, स्टेबिलिटी खूब अच्छी हो जाएगी, इक्वल टू 1 ही आएगा आंसर। तो ढूंढ लीजिएगा इसमें से मोर स्टेबल आंसर, जनरली मोर स्टेबल, यानी कि इसका आंसर फिर पहला ही होना चाहिए, ये होना चाहिए। द न्यूक्लियर रिएक्शन गिवन बिलो इज ए टाइप, ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, कारण ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो इसका आंसर निकाल लेंगे। देखो ये एक तो फ्यूज़न तो है नहीं, तो मैंने एक ऑप्शन तो आपको दे दिया, ये ट्रांसम्यूटेशन में नहीं। अब आंसर 1 और 4 में बचा कि इसका आंसर 1 और 4 में से एक होना चाहिए, या आप निकाल के मुझे बताइएगा। इन द रेडियो एक्टिव चेंज के कुछ क्वेश्चन आप भी तो करेंगे, ये सब मैं ही करूँगा। इन द रेडियो एक्टिव डिके
अब आप ये देखिए यहाँ पर क्या है, कैसे कुछ दिमाग नहीं लगाना, विद इन सेकंड आंसर निकलेगा भाई। एटॉमिक नंबर 1 यूनिट बढ़ा, बीटा निकला, फिर एक बढ़ गया, फिर बीटा निकला, और फिर 2 घट गए, इसका मतलब अल्फा निकला। तो बीटा बीटा अल्फा ढूंढ लीजिए, फट से आंसर आ जाएगा। दो आंसर हो गया, बहुत दिमाग नहीं लगाना। इन द ट्रांसमिशन ऑफ द, ये बन रहा है। अब बीटा पार्टिकल लिमिटेड द नंबर ऑफ बीटा, तो पहले तो अल्फा निकाले ना। अल्फा कैसे निकालते हैं? अल्फा आपको पता होना चाहिए कि अल्फा हम लोग निकालते हैं कि डिफरेंस इन मास नंबर डिवाइडेड बाई 4, यानी कि अल्फा पार्टिकल जो आएंगे b माइनस डी डिवाइडेड बाई 4, ये अल्फा आ जाएंगे, सिंपल। और जब हम लोग बीटा पार्टिकल निकालेंगे तो बीटा पार्टिकल के लिए डिफरेंस यानी कि a माइनस सी प्लस 2 इंटू और ये b माइनस डी अपॉन 4, ये आ जाएगा। तो इसके हिसाब से जो कैलकुलेशन आएगी, एग्जैक्ट कैलकुलेशन जो आना चाहिए, मैंने जो कैलकुलेशन मैं हिसाब लगा रहा हूँ, यानी कि बीटा पार्टिकल हो गए ये, तो a माइनस सी तो रखना ही पड़ेगा, और 2 इंटू बी माइनस डी अपॉन 4 रख, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो सॉरी, ये आपका c माइनस ए होगा, ये यहाँ पर c माइनस ए, क्योंकि ज़्यादा हो जाता है, ये c माइनस ए रखिएगा, ये हो जाएगा c माइनस ए, क्योंकि ये वैल्यू ज़्यादा होगी ना, क्योंकि बीटा पार्टिकल निकल रहा है। तो अब ये वैल्यू जब ज़्यादा होगी तो सिंपल सी बात है कि आंसर इसका जो आना चाहिए 1/2 से ये काट दीजिए, तो 1/2 बी माइनस डी हो गया, तो 1/2 बी माइनस डी, ये ऑप्शन मिल गया। और c माइनस ए, यानी कि आंसर नंबर इसका 4 सही होना चाहिए। कैलकुलेशन आप भी एक बार करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीटा इमीटर, तो आपको ये बता दूं, जिनकी वैल्यू यानी कि 1 से मोर होती है वो सभी बीटा इमीटर ही माने जाते हैं। इनमें सभी में n/p रेशियो मोर देन 1 आएगा, तो ये सब बीटा इमीटर ही हैं। तो द न्यूक्लियर चेंज निकल रहा है, ये तो आपको ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ आपको पता होगा, है ना, रसल ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये आपने पढ़ा होगा, बीएससी में पढ़ा होगा, उसी पे क्वेश्चन है, लगा लीजिएगा। इसको मैं नहीं कराने वाला, लेकिन जो अच्छे क्वेश्चन था रेडियो, जैसे ये क्वेश्चन आने की संभावना है। अब इसमें आप थोड़ा परेशान होंगे, मैं परेशान नहीं होने दूंगा लेकिन आपको, क्योंकि जब तक मैं हूं तब तक आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। द रेडियो एक्टिव सैंपल हैज़ द इनिशियल एक्टिविटी ऑफ, इतनी एक्टिविटी थी इनिशियल, यानी कि एन की वैल्यू जो है वो कितनी थी 56, और आफ्टर 30 मिनट 30 मिनट में याद ही रहेगी, मतलब हाफ लाइफ अगर आप जानना चाहते हैं तो इसका 30 मिनट हो गया हाफ लाइफ 30 मिनट हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, हाफ लाइफ पता लग गया, k निकाल दीजिए, k इज इक्वल टू 0.693 अपॉन 30, ये k निकल आया। जब हमारे पास k निकल आया तो आपको बता दूं रेट ऑफ डिके क्या होता है, भाई आपने पढ़ा होगा माइनस डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू k कांस्टेंट लगा दीजिए और नंबर ऑफ, ये डिसइंटीग्रेशंस हो गया। तो इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड्स कितने हो गए, नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड्स यही निकालने, और डी और ये के की वैल्यू हम पता कर चुके हैं, और ये वैल्यू हमें दे रखी है 56। तो इसका मतलब ये हुआ कि डी एन अपॉन, भाई क्वेश्चन अगर आप पढ़ें तो देखिए मिल जाएगा आपको, इनिशियल एक्टिविटी यानी कि डी एन अपॉन डी टी जो है वो 56 है। तो यहाँ पर हो गया आपका 56 इज इक्वल टू के की वैल्यू कितनी रखें 0.693 अपॉन 30 मल्टीप्लाइड बाई एन, ये रखेंगे। तो एन जीरो जब निकालेंगे तो ये 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाई, तो इसका मतलब है कि एन नॉट इज इक्वल टू 56 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 0.693, इसको हटा दीजिए, ऊपर 1000 बढ़ा लीजिए। अब मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं उससे निकाले दे रहा हूँ, आप लोग इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये नहीं कि ये आएगा 3 चौक 12, ठीक, ये कैलकुलेटर से आ रहा है भाइयों 2424, यानी 2424 आ रहा है। तो ऑप्शन है कोई, जरा देख लेते हैं ऊपर ऑप्शन कोई 2424 का है, यानी 2400 अप्रॉक्स आ रहा है, 2424 आंसर है, मतलब और तो कोई आंसर ही नहीं मैच कर रहा, तो इसका आंसर फिर फर्स्ट ही आएगा, पक्का है, डेफिनेट है, इसका आंसर पहला ही होगा। अब आपको बता देता हूँ, कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता चल रहा हूँ, यानी क्वेश्चन नंबर 9 में आपके लिए छोड़ूंगा, क्योंकि ये एम क्या है, मुझे तो 92 यूरेनियम 230, तो ये एम तो यू होना चाहिए, तो यू पहला ऑप्शन में 2 हैं, ढूंढ लीजिएगा आप। यूरेनियम मेरे हिसाब से तो यूरेनियम प्लूटोनियम होना चाहिए, मुझे याद है, आप भी थोड़ा सा दिमाग लगाइए। द प्रोडक्ट ऑफ द न्यूक्लियर चेंज इज, अब इसमें भी आप ही को दिमाग लगाना भैया, इसमें तरीका आपको पता है, 2He4 यहाँ लिख लेना, 2He4 लिख लेना, ऊपर 55 और 4 जोड़ लेना, 59 हो गया, 55 4 59 में से 1 कम हो गया 58, तो ऊपर 58 57 दिया है, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई होगा, 57 ऊपर आएगा, तो 57 तो 3 में दिया हुआ है। अब फिर नीचे का निकाल लीजिए, 101 का मतलब ये हो गया कि 103 नीचे कहाँ आ रहा है, बस 103 जहाँ आ रहा होगा। अब फिर समस्या आ गई कि 257 पीबी और 250 लॉरेंसियम, यानी इन दो में से फिर एक आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि ये तो बड़ा कन्फ्यूज़न वाली समस्या पैदा हो गई। तो लेकिन भैया मैं आपको ये बता दूं कि जब एमडी पर, ठीक,
जब मेंडेलियम पर जो है किस पे अटैक करते हैं हीलियम का, तो फिर लेड नहीं बन सकता, उससे आगे का ही एलिमेंट बनेगा, लॉरेंशियम ही बनेगा, उसी सीरीज का बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि लेड बना दिया, लेड इसलिए नहीं बन सकता ना कि समस्या है कि लेड का एटॉमिक नंबर भी तो यार आपको पता होगा कि लेड का एटॉमिक नंबर क्या होता है। लेड का अगर पीबी का एटॉमिक नंबर देखो तो 82 होता है, तो ये तो संभावना ही नहीं है, तो इसलिए ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। फिर आंसर मेरे हिसाब से यही आना चाहिए। इमिशन ऑफ द पॉजिट्रॉन इज इक्वलेंट टू, ये तो भैया आप ही बताइएगा, निकाल सकते, सरल है। थोड़ा कठिन क्वेश्चन मैं बताते चल रहा हूँ। इन द एस्ट्रिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड R2C डबल बाई अल्कोहल R2OH। अब यार एस्ट्रिफिकेशन है ना, एस्ट्रिफिकेशन में 18 यहाँ लिखा, तो मैं आपको एक बार मैकेनिज्म बता देता हूँ। इसकी मैकेनिज्म क्या है वो समझिएगा। R1 लिया C+O और यहाँ पर आपने OH लिया, ये हो गया। अब साथ में लिया आपने अल्कोहल, है ना, यहाँ मैंने लिखा R2O और H। अब वाटर ऐसे निकलता है, इसका मतलब ऑक्सीजन 18 अगर इस पे छाप रखा है तो वाटर जो बनेगा, रिजल्टेंट जो बनेगा RCOO R2 बनेगा, साथ में बनेगा वाटर। इस वाटर पे 18 आएगा, मतलब ये ऑक्सीजन जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल जो है वो फ्यूजन रिएक्शन में, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है। तो अब यहाँ पर आंसर देख लेते हैं, 18 इन द वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि आंसर इसका फिर 1 ही आना चाहिए। ये बात ध्यान रखना, यही पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन जा कहाँ से रहा। और भाइयों इसके बाद क्वेश्चन जो है आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन, थायोसल्फेटाइन दिया है ऑन ट्रीटमेंट विद क्या है, थोड़ा कट गया है, हाँ, ट्रीटमेंट विद एसिड चेंजेस टू SO2, यानी जितना भी है ये एसिड, एन एसिड है, एन है ये, एन एसिड चेंजेस टू SO2 अलॉन्ग विद द प्रेसिपिटेशन सल्फर, ये बन गया है लेवल्ड थायोसल्फेटाइन। पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि जो सल्फर है वो, अब जैसे यहाँ 35 लिखा है तो इसकी मैकेनिज्म फिर आपको इसका ये ध्यान रखना चाहिए कि थायोसल्फेटाइन बनता कैसे। पहले मैं थायोसल्फेटाइन की डिटेल आपको बता देता हूँ कि थायोसल्फेटाइन में आपने देखा होगा कि पर जैसे इस थायोसल्फेटाइन में एक O ऊपर लगा दीजिए, एक O ऊपर लगा दीजिए, ऐसे लगा दीजिए, ठीक है, एक O इधर निगेटिव और ऐसे लगा दीजिए, ये सिंपल तरीका हो गया। अब इस पे तो सल्फर पे तो 32 लिखा है ना, और ऊपर जो है ये वाला ऑक्सीजन है, इसको मिटा के थायोसल्फेटाइन है, सॉरी थायोसल्फेटाइन है, तो थायोसल्फेटाइन में क्या करना है, इसकी जगह S हो जाएगा भाई, अगर हमने वो तो SO5 हो जाता तो यहाँ S हो जाएगा। अब एक सल्फर है 32, तो पहले हम पढ़ते हैं फिर दोबारा इस क्वेश्चन को तब सॉल्व करेंगे। कहाँ गया भैया क्वेश्चन, ये है थायोसल्फेट ऑन ट्रीटमेंट विद एसिड टू SO2 अलॉन्ग विद द प्रेसिपिटेशन, ठीक है, एंड सल्फर निकला, प्रेसिपिटेशन हुआ, कंसीडर द एसिडिफिकेशन ऑफ द लेवल्ड थायोसल्फेटाइन, यानी कि थायोसल्फेटाइन में 32 दिया हुआ है तो इस पे तो 32 पक्का हो गया, इस पे तो 32 पक्का हो गया, तो बचे हुए वाले पे कौन सा हो गया, ये 35, क्योंकि यहाँ 35 दे रखा है और 32 दे रखा है, दो दे रखे हैं, देखिए है। तो एक सल्फर जो है 35 वाला, एक सल्फर 32 है, तो थायोसल्फेटाइन कौन सा है, तो थायोसल्फेटाइन तो भैया इतना ही हुआ। तो इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर जो S सल्फर निकल रहा है वो सल्फर कौन सा निकल रहा है, ये वाला टूट रहा है भाई। थायोसल्फेटाइन का मतलब SO2 जो निकल रही है वो SO2 कहाँ से निकल रही है, S35 इन SO2, एक तो ऑप्शन ये मिल रहा है और दूसरा ऑप्शन ये मिल रहा है 35S इन सल्फर, तो इसका मतलब हुआ 35S इन सल्फर ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। आंसर यही, यानी यहाँ से कट कर दीजिए, इतना हिस्सा आना चाहिए। फिलहाल आपके पास कोई नया मेथड हो तो ढूंढिएगा, मेरे हिसाब से तो यही मेथड है कि इसको हम कंसीडर ऐसे ही करें। मतलब पहले इसका स्ट्रक्चर देख लें, इस स्ट्रक्चर में सेंटर वाला जो दिया हुआ है सल्फर, उस सल्फर को हम लोग 32 मान लें, और सल्फेटाइन जो होगा थायोसल्फेटाइन वाले पे हम लोग 32 मान लेते, 35 मान लेते हैं, फिर हम उसको निकाल लेते हैं कि सल्फर निकला कहाँ से होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द रेडियो एक्टिविटी, ये भैया आपको याद करना पड़ेगा, यानी कि सबके एटॉमिक मास याद हो, उन्हीं से कैलकुलेट होगी। तो फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि जैसा कि अगर सबसे ज़्यादा आएगा, फिलहाल एक हिंट दे देता हूं, Br और भाई सब जगह तो रेडियम है, मैं आपको सिर्फ ट्रिक बता देता हूं, Br2 देख लो, इसका एटॉमिक मास निकाल लो, Br2 का जो एटॉमिक मास जो होगा वो मेरे हिसाब से जो होना चाहिए लगभग जो है वो 80 होना चाहिए, है ना। 82 जा 160 हो गया, अब ये 160 हो गया, यहाँ सल्फेटाइन 32, सल्फेटाइन में ऑक्सीजन 16 चौक 64 64, यानी इसे जोड़ोगे 8 हो गया, इसे जोड़ोगे 9 हो गया, तो ये 98 ही हुआ, इधर वाला 98 हुआ, जबकि भाई रेडियम हमने किसी में नहीं जोड़ा है, और Br2
60 हो गया तो ज़्यादा तो फिर इसी का आना चाहिए ना। तो द अमाउंट ऑफ रेडियम इन 1 ग्राम ऑफ ईच Br2 जो आना चाहिए वो Br2 BaSO4 में दोनों में कंपेयर कर लीजिए। दो बाकी नीचे वाले तो छोड़ ही दीजिए, मतलब ही खत्म हो गया। तो इसका मतलब है प्योर रेडियम का जो आंसर आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ, तो ये मैं आपको ये बता दूं, पहले मैं आपको ये बता दूं, RaBr2 का टोटल मास निकाला आपने, फिर BaSO4 RaSO4 का टोटल मास निकाला, दोनों का टोटल मास निकाल लीजिए। जब दोनों का टोटल मास निकाल लेंगे तो आपको पता लग जाएगा इतने ग्राम में इतना रेडियम है। भाई इसका ग्राम निकालना, इसके इतने ग्राम में इतना रेडियम निकल के आया, रेडियम का एटॉमिक मास पता होगा, तो 1 ग्राम में कितना रेडियम निकलेगा, ऐसे ही ये निकाल, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, निकल आएगी। आंसर फिलहाल इसका जो आना चाहिए, इन दोनों में क्या होगा कि वैल्यू जो है हाईएस्ट इन दोनों में कम हो जाएगी, क्योंकि इनमें थोड़ा रेडियम, भाई रेडियम की परसेंटेज है, मेरे हिसाब से फिर आंसर जो है थर्ड आना चाहिए। इन दोनों कंपेयर, इसका मतलब तो हो ही नहीं गया, इसे तो हटा ही दीजिए, थर्ड आंसर आना चाहिए। तो ये कैलकुलेशन एक आप कर लीजिएगा। अब इसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि कुछ न्यूमेरिकल्स भी मैंने कलेक्ट किए हैं, ये न्यूमेरिकल है, मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इनके आंसर आप लोग निकालेंगे। न्यूमेरिकल बढ़िया है, ये पीजीटी के पेपर से ही मैंने लिखे हैं। द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज़ ए हाफ लाइफ 30 डेज, कैलकुलेट इट्स डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, यानी कि मैं हिंट भी दे देता हूँ कि लैम्डा आपको निकालना है। एंड टाइम टेकन फॉर द ओरिजिनल अमाउंट इज डिसइंटीग्रेट, कितना टाइम, तो पहले हाफ लाइफ निकाल दीजिएगा, हमने हाफ लाइफ दिया, के निकाल दीजिए। जब के निकाल देंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी इनिशियल अपॉन फाइनल रख के निकल आएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और एट रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम द रेशियो बिटवीन, ये क्वेश्चन बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपको दे देता हूं कि इसका जवाब आना क्या चाहिए, यानी कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आया हुआ पीजीटी का है। द एट रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम द रेशियो बिटवीन एटम्स ऑफ 2 एलिमेंट, द रेशियो दे रखा है ए और बी का, तो रेशियो ए और बी का जरा हम लिख लेते हैं। ए का जो रेशियो है वो ए का रेशियो है कितना है, जरा देखें 3.01 इंटू 10⁸ और बी का जो रेशियो है वो 1 दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, हाफ लाइफ दे रखा है, हाफ लाइफ भी भैया नोट कर लेते हैं, इसकी हाफ लाइफ है, थोड़ा पेन थिकनेस बढ़ाएं, इसकी मज़ा थोड़ा नहीं आ रहा, थिकनेस थोड़ी सी बढ़ जानी चाहिए, 5 पे ध्यान देता है। अब बी हो गया, अब इसमें हाफ लाइफ टी हाफ देखते हैं, टी हाफ इज इक्वल टू हो जाता है आपका 2.1 इंटू 10⁸ ईयर्स हो जाता है, ठीक है। तो अब आपको एक फार्मूला मैं बता देता हूँ, फार्मूला याद रखिएगा, टी हाफ एक का, तो हम यहाँ ए का मान लेते हैं, अपॉन टी हाफ बी का बराबर होता है लैम्डा बी अपॉन लैम्डा, मतलब इसका उल्टा होता है, पता ही है आपको, डिसइंटीग्रेशन उल्टा, और ये नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशंस के भी उल्टा चलता है इस तरीके से। तो अब यहाँ टी हाफ पहला वाला हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 2.1 इंटू 10⁻10 दिया हुआ है, और 10 दिया हुआ है, नीचे कितना दिया है, टी हाफ हमें निकालना है बी का टी हाफ निकाल दीजिएगा, और ये डिसइंटीग्रेशन वैल्यू दे रखी, देखें, हाँ दे रखी है, ये कितनी है, ये 3.01 इंटू 10⁸ दे रखी, डिवाइड बाई 1 सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद जो हाफ लाइफ आएगा, मैं ज़रा कैलकुलेटर से इसको डिवाइड करना है, बाकी कुछ नहीं है। ऊपर तो 10⁻, क्योंकि भाई ये अगर हम चाहें तो ये वैल्यू नीचे आ जाए, ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी, इसका मतलब 2.1 इंटू 10⁻10 अपॉन 3.01 इंटू 10⁻8 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा माइनस, यानी 10⁻2 बचेगा, 3 × 6 = 18, लगभग 6 के आसपास, यानी 69 समथिंग आंसर इसका आएगा। आंसर जो आने वाला है वो 60 में कैलकुलेटर से निकाल रहा हूँ, 69 उसके बाद जो है 0.76 ईयर्स आ जाएगा, ये इसका आंसर होगा साथियों। तो एक मैंने क्वेश्चन निकाल दिया, बाकी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। तो मेरे साथियों, ये क्वेश्चन मैं सिर्फ आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपका सिलेक्शन हो, यही मेरे लिए बड़ा अच्छी बात होगी। तो विश यू ऑल द बेस्ट सभी के लिए, और मेरी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करवा दीजिएगा। जितने से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आप कराएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा कि दोस्त, मेरे साथी, मेरे मित्र बढ़ रहे हैं मेरे साथ। तो दोस्तों, जब तक आप मेहनत करिए, तैयारी करिए, और नई वीडियो के साथ, स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ अब मैं आऊँगा आपके साथ, स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ आऊँगा आपके साथ। तब तक आप इंतज़ार करें, उन क्वेश्चंस को लगाइएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड डे, बाय बाय।